लोगों के ज़हन में हो, नहीं होगा तो क्लास के बाद एक बार मैप फिर से देख लीजिएगा जिससे कि आपको विजुलाइज़ करना आसान हो। तो अगर आप देखेंगे तो वेस्ट यूपी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमने कहा कि जो बिल्कुल हमारा दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, गाज़ियाबाद, मेरठ और सहारनपुर का जो इलाका है, वो पूरा नोएडा होते हुए, ये सब जो है एक पार्ट यहाँ पर वेस्ट यूपी का हुआ। तो हमने कहा कि इनके ऊपर दिल्ली का असर पड़ा, इसलिए यहाँ पर जो है हमने कहा कि चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एरिया ये था, हरित क्रांति भी यहाँ पर आई, और फिर जब एनसीआर का डेवलपमेंट हुआ तो भी इनका जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आई। तो यहाँ पर जो है ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बेहतर हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल हब और सर्विस हब दोनों रूपों में ये देखा जा रहा है। और इवन जितने भी इन्वेस्टर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, और इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंडिया यूपी का हुआ भी था, तो उस पर भी बहुत से लोगों का यही सवाल था कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसी रीजन में आ रहा है। और आपकी जो सबसे बड़ी यूपी की प्रॉब्लम है कि वो रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं आपके यहाँ पर, कि अलग बुंदेलखंड उतना विकसित नहीं है, पूर्वांचल विकसित नहीं है, तो वहाँ पर आप अभी भी इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिमिटेशन के रूप में भी है। और जब हमें आंसर वगैरह इन सब इश्यूज़ पर देना होगा तो हमें समझ वहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से डेवलप करनी होगी। तो हमने कहा एक तो ये इलाका है जो नोएडा, सहारनपुर और ये गाज़ियाबाद और मेरठ का यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है प्रॉस्पेरिटी है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि अब हरित क्रांति तो हुए, बहुत दिन हुए, अब यहाँ पर सेचुरेशन धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो उर्वरकों का बड़ा इस्तेमाल हुआ, सिंचाई का अंधाधुंध दोहन हुआ, इन सब वजहों से जो है मृदा की उर्वरता भी घट रही है। और धीरे धीरे यहाँ पर लैंड फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो भूमि का विखंडन भी शुरू होगा, तो अब उस तरीके से परंपरागत कृषि कर पाना शायद मुश्किल यहाँ पर होता जाएगा। दूसरा हमने कहा कि जो यहाँ पर लैंड है, प्रॉपर्टी का वैल्यू जिस तरीके से बढ़ा है, तो लैंड रिलेटेड क्राइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि यूपी गवर्नमेंट को एंटी जो लैंड माफिया यहाँ पर पोर्टल भी बनाना पड़ा और उसके लिए पॉलिसी भी लेकर आनी पड़ी। तो यह जो रीज़न है उस बारे में कुख्यात यहाँ पर रहा है कि जो माफिया, भू माफिया यहाँ पर रहे हैं जिस तरीके से। फिर हमने कहा कि एक कल्चरल प्रॉब्लम भी यहाँ पर रही है कि सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस तो बहुत तेज़ी के साथ हुआ यहाँ पर, लेकिन जो माइंडसेट जो है वो उतनी तेज़ी के साथ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह देखा गया कि पैट्रियार्कल माइंडसेट कई बार देखा गया, तो यह रीज़न रहा जहाँ पर विमेन रिलेटेड वायलेंस बहुत होते रहे। खासकर हमने कहा खाप पंचायतों का भी क्षेत्र यही रहा। फिर यहाँ पर जो है यह देखा गया, कैलाश जी आपका आवाज़ म्यूट कर लीजिएगा, आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर जो है जो यह देखा गया, तो इस फील्ड में ये सब प्रॉब्लम ही यहाँ पर रही, विमेन रिलेटेड एट्रोसिटीज़ यहाँ पर होती रही हैं। इनके साथ साथ यहाँ पर हमने कहा कि यह भी देखा गया कि यह जो रीज़न है यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर बाहर से जो लोग आने वाले उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा, और उनके साथ जो इनसाइडर हैं उनके जो कन्फ्लिक्ट हैं वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इनके साथ हमने कहा रिलीजियस आइडेंटिटी भी सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आया। तो अब इस वजह से यहाँ पर जो है धार्मिक संघर्ष भी शुरू हो गए, जबकि पहले यह जो क्षेत्र था धार्मिक संघर्ष का क्षेत्र नहीं था। यहाँ पर पहले जातिगत संघर्ष तो थे कि जातियों में ये बटा हुआ दिखाई देता था। यहाँ तक कि आप यहाँ हिंदू और मुस्लिम को भी देखेंगे तो वो जातियों के आधार पर दिखेंगे। यहाँ पर जो मुस्लिम हैं इस क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में, अगर आप देखेंगे वो अपने नाम के आगे हिंदू टाइटल अभी भी रखे हुए हैं, कि वहाँ पर मोहम्मद चौहान कुछ नाम वहाँ पर रख लेंगे या राठौर नाम रख लेंगे, नाम है एक तरफ मुस्लिम लेकिन टाइटल वहाँ पर। तो यहाँ उस तरीके का, क्योंकि यहाँ कास्ट को लेकर कंससनेस बहुत ज़्यादा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वेस्ट यूपी की रही। अब वेस्ट यूपी का दो और एरिया है जो थोड़ा उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो राजस्थान से लगा हुआ जो इलाका है आपका आगरा वाला, आगरा और मथुरा का पूरा जो बेल्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश से जिसकी सीमा लग रही है, और एक जो है उत्तराखंड और नेपाल से लगा हुआ जो यहाँ मुरादाबाद और बरेली वाला पूरा रीजन है जिसको हम रुहेलखंड कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा इलाका है। तो इन दोनों की अपनी अलग अलग इशूज़ हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में इसको समझ लीजिएगा जिससे आंसर बनाने में आसानी रहेगी। आगरा मथुरा वाला बेल्ट देखिए राजस्थान और जो यहाँ पर लगा हुआ है मध्य प्रदेश के साथ, अगर यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को हम देखें कि ट्रेडिशनल सोसाइटी यहाँ पर रही है, यहाँ कृषि आधारित, ये जो आगरा और मथुरा वाला इलाका है ना, कृषि आधारित समाज रहा है और छोटे उद्योगों के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ये विख्यात यहाँ पर रहा है। और ख़ासकर अगर आगरा की हम बात करें तो आगरा में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता रहा है यहाँ पर। तो ये जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता रहा है।
यहाँ पर ड्राई जो है लैंड है, शुष्क भूमि है, तो गन्ने की उत्पादन जो है यहाँ पर देखा जाता रहा। एक और पहलू यहाँ पर है कि NH2 जो नेशनल हाईवे 2 है वहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए मार्केट के साथ कनेक्टिविटी भी इनका यहाँ पर है। तो ये अगर यहाँ की इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की हम बात करें तो एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गन्ना और NH2 की वजह से मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से मोर और लेस जो है इकोनॉमिकली जो है ठीक है। मतलब ये जो क्षेत्र है ये OBC डोमिनेटेड क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि मंडल राजनीति का बड़ा असर रहा। ये मुलायम सिंह यादव जी का, कल्याण सिंह जी का क्षेत्र यहाँ पर रहा है। दो बड़े OBC चेहरे जो बाद में यूपी के मुख्यमंत्री बने, उनका भी एरिया ये यहीं पर रहा है। यहाँ पर जो हमने कहा जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, हाथरस की बात करें, ग्लास, हींग, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे अलीगढ़ ताला हो गया, फिरोजाबाद चूड़ी हो गया, मैनपुरी तंबाकू हो गया, फर्रुखाबाद हो गया प्रिंटिंग के लिए, कन्नौज हो गया इत्र के लिए। तो ये जो इलाका यहाँ पर रहा है, तो यहाँ पर ये देखा जाता रहा है। यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज्ड जो है कोई क्राइम वगैरह यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, यह जो क्षेत्र यहाँ पर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर लीडरशिप जो है इमरजेंस हुआ, मतलब जो OBC लीडरशिप था वो जब यहाँ पर आया तो इसकी वजह से कास्ट कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो आगरा और मथुरा का इलाका है, यहाँ पर जातिगत संघर्ष यहाँ पर देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो है यह राजनीति का केंद्र रहा है, यूपी की पॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र है, क्योंकि इस दो सबसे बड़े चेहरे वह इसी क्षेत्र से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो एक तो ये इलाका यहाँ पर वेस्ट यूपी का अगर हम पार्ट करें, और एक रोहेलखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड और नेपाल से जो जुड़ा हुआ इलाका है, तो ये जो इलाका रोहेलखंड वाला है यानी मुरादाबाद बरेली वाला इलाका, ये डेंस फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर रहा है। और इस डेंस फॉरेस्ट एरिया की एक बड़ी विशेषता ये रही है, एक बड़ा कंपोजिट सोसाइटी रहा है। कंपोजिट सोसाइटी क्यों रहा है? क्योंकि एक तो जो यहाँ रहने वाले लोग थे, OBC स्पेशली डोमिनेटेड एरिया ये भी था पूरा का पूरा, जो यहाँ पर बरेली सॉरी जो मुरादाबाद बरेली वाला इलाका है। लेकिन यहाँ पर बाहर से बहुत से लोगों को आकर बसाया गया है। तो जो लोग बसाए गए पहले उनको बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद जब गोविंद बल्लभ पंत साहब जो है मुख्यमंत्री बने, तो विभाजन जब हुआ था तो बड़ी संख्या में जो है शरणार्थी आए हुए थे भारत में, तो उनको अलग अलग जगहों पर बसाया जा रहा था। ये जो इलाका था ये बड़ा डेंस, हमने कहा फॉरेस्ट इलाका था, तो यहाँ पर जंगलों को काटा गया और यहाँ पर जो है सिख शरणार्थियों को बसाया गया। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये बड़ा अलग सा, आपको यूपी में अलग सा फ्लेवर देगा। ये पूरा सिख जो है यहाँ पर अच्छी खासी आबादी में सिख यहाँ पर पॉपुलेशन रहता है। दूसरा, ये जो इलाका है बरेली का और मुरादाबाद का वाला पूरा इलाका, यहाँ मुस्लिम की आबादी लगभग 40% है। तो यह भी जो है इस इलाके को अलग बनाता है। यानी यहाँ पर एक तो हिंदू जो आबादी है जिसमें OBC डोमिनेटेड है, मुस्लिम है, सिख यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है बांग्लादेश से जो है वह अवैध जो प्रवसन हुआ था तो वहाँ से भी बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर जातिगत संघर्ष उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम्युनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, तो उनके बीच में कम्युनल लाइन ड्रॉ करना ये ईजिली यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। तो कई बार सांप्रदायिक रूप में यह क्षेत्र जो है बड़ा संवेदनशील क्षेत्र रहा है। तो यह इस क्षेत्र की खासियत रही। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा ज़मीनें बहुत हैं, फॉरेस्ट को मतलब डिफॉरेस्टेशन करके ज़मीनें बहुत सी एक्वायर की गई हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है अगर यूपी के अन्य इलाकों की तुलना में देखें यहाँ पर। और यहाँ जो ये तराई का क्षेत्र है बेसिकली, तो तराई का क्षेत्र है, तो यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना, इन सब की खेती भी यहाँ पर जो है वह देखी जाती है। तो यह जो क्षेत्र है इस रूप में यहाँ पर देखा जाता है। तो ये जो क्षेत्र यहाँ पर रहा है, यहाँ पर जैसा हमने कहा कम्युनल टेंशन जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इस क्षेत्र में एक तो एग्रो बिजनेस यहाँ पर है, चीनी का मार्केट है, गुड़ खानसारी का मार्केट यहाँ पर है। औद्योगिक रूप में देखें तो बरेली जो है वह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र यहाँ पर रहा है, मेडिकल, एजुकेशन, इन सब फील्ड में। मुरादाबाद की बात करें तो दिल्ली और उत्तराखंड दोनों से कांटेक्ट रहा है, तो ये भी यहाँ पर देखा जाता रहा है। बरेली का नेपाल, उत्तराखंड, ईस्ट यूपी से भी संपर्क यहाँ पर रहा है, तो इस वजह से भी जो है इन लोगों का यहाँ पर रहा है। मतलब ये औद्योगिक रूप में जो है इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ये ठीक ठाक क्षेत्र यहाँ पर रहा है। हालांकि उत्तराखंड बनने के बाद
थोड़ा सा इनका प्रभाव कमज़ोर हुआ है, खासकर रुद्रपुर और हल्द्वानी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका जो बरेली का जैसे जो इम्पोर्टेंस था, अब उसकी जगह पर उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनका तेज़ी के साथ महत्व बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यहाँ पर तेज़ी के साथ अगर हम बात करें तो जो वेस्ट यूपी है ये रिलेटिवली जो है यूपी के अन्य हिस्सों की तुलना में विकसित रहा है, जिसको हम इस पूरे बेल्ट को हरित प्रदेश के रूप में यहाँ पर देखते रहे। हालांकि पूरे इस वेस्ट यूपी को अलग अलग पार्ट में हम देख सकते हैं, जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बात किया है। तो अब हरित प्रदेश हमको अपने दिमाग में लेकर चलना है। आगे चलकर एक डिबेट शुरू होगा कि क्या यूपी का विभाजन होना चाहिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। अब आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर हम पूर्वी यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी का अलग ही तरीके का यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट रहा है। पूर्वी यूपी की अगर हम बात करें तो पूर्वी यूपी क्या है कि बेसिकली ये कृषि प्रधान पूरा का पूरा क्षेत्र रहा है। यहाँ पर चावल का जो है खेती बहुत ज़्यादा होता रहा है, सब्जियाँ होती रही हैं, पशुपालन का क्षेत्र रहा है। ये जो क्षेत्र है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर यह दिखाई देता है कि यह फ्लड जो है एरिया, फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। खासकर नेपाल के साथ जो सीमा लगा हुआ पूर्वांचल का इलाका तराई क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ से जो है गाद वगैरह साल्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक और अलग तरीके की समस्या है। जो नदियाँ हैं वहाँ पर जो है अवैध खनन की प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्षेत्र की। यहाँ अवैध खनन, इलीगल माइनिंग बहुत बड़े लेवल पर होता है नदियों के अंदर, और इसकी वजह से समस्या ये होती है कि जो तलछटी होती है वहाँ पर जो है इनकी नदियों का, तो कई बार वो जो है कटता पिटता रहता है, तो बाढ़ की संभावनाएं और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है, क्योंकि यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, हमने कहा नेपाल के साथ सीमा लगी है, नेपाल अक्सर जो है नदियों का अपना जो है डैम जो है खोल देता है और बड़ी मात्रा में पानी यहाँ पर आता है और बाढ़ का कारण बनता है। तो जो तराई क्षेत्र है पूर्वांचल का, यहाँ पर जल जनित बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे जापानी बुखार का, येलो फीवर का जो है बड़ा ये क्षेत्र है। और भारत में अब कोविड में जितना डेथ नहीं होता है उतना तो हर साल जापानी बुखार से होता है, तो ये बड़ा मुद्दा है। ये भी हमें अपने दिमाग में, जो पूर्वांचल के हैं वो उनको अपने दिमाग में ये सब लेकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ये देखा जाता है जल जनित बीमारियाँ हैं। यहाँ यह वह क्षेत्र है पूर्वांचल जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से हमने कहा कि यूपी को बहुत से लोग बीमारू स्टेट कहते हैं। हालांकि बीमारू स्टेट कहना ये गलत वर्ड है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस पर भी अभी बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है, क्यों लोगों ने कहा, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी कभी नहीं रही है, क्योंकि बाढ़ का इलाका है। हम सारी चीज़ें बाढ़ से जोड़कर देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बाढ़ का इलाका है तो यहाँ कनेक्टिविटी, अगर सड़कें बन भी रही हैं तो कई बार वहाँ पर जो है वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो और इनर जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। इधर बीच जो है तेज़ी के साथ जब हाईवे वगैरह जो है तराई क्षेत्रों में खासकर बने हैं, तो यहाँ पर विकास की संभावनाएं अलग तरीके से बन रही है। ये जो पूर्वांचल का इलाका है, खासकर अगर हम श्रावस्ती, बलरामपुर, इन सब इलाकों की बात करें, यहाँ पर देवरिया की बात करें, तो ये भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से इनको देखा जाता है। और इसीलिए आकांक्षी जिला जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका भी केंद्र यही सब जिले यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो और ये आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं, और यहाँ पर अभी रेटिंग जो हुई है उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन भी इन जिलों का रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। तो ये भी आपसे सवाल यहाँ पर बनता है। तो अभी फिलहाल इन सब पे फोकस करते हैं कि हमने कहा कि दलदली क्षेत्र है, जलजनित बीमारियां हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर ज़्यादा है, कनेक्टिविटी प्रभावी न होने की वजह से मार्केट का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाया, बाजार का विकास नहीं हो पाया। इसलिए क्षेत्र आर्थिक रूप में बेहद पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ बेरोजगारी बड़े स्तर पर है, अनएम्प्लॉयमेंट बड़े स्तर पर है। इस वजह से चूंकि हमने कहा कि कृषि जो है लाभदायक नहीं है, क्योंकि लैंड होल्डिंग साइज यहाँ पर छोटा है। एक तो बाढ़ आ रहा है, दूसरा लैंड होल्डिंग साइज छोटा है, वैज्ञानिक कृषि यहाँ पर हुई नहीं, हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ दिखा नहीं। इस वजह से यहाँ से बड़ी संख्या में माइग्रेशन होता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ से लोग जो हैं प्रवास कर जाते हैं अपने जो है बड़े बड़े शहरों की तरफ। इसलिए जब इस क्षेत्र में हम आते हैं, खासकर जौनपुर, आजमगढ़, इन सब इलाकों में आते हैं, तो हमें जो है सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन ये सेक्स रेशियो आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम सेक्स रेशियो है। मतलब एक तो सेक्स रेशियो अगर ज़्यादा, जैसे केरला हम कहते हैं सेक्स रेशियो ज़्यादा है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है
अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो है जेंडर इक्वलिटी जो है हम अटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात है। सोसाइटी तो है पैट्रियार्कल पूर्वांचल की, है तो पितृसत्तात्मक समाज, लेकिन मुद्दा क्या है, यहाँ पर गरीबी है। गरीबी की वजह से तकनीक तक पहुँच नहीं है, तकनीक तक पहुँच नहीं है तो यहाँ पर भ्रूण हत्या जैसा कोई, फीमेल फ्यूटिसाइड जैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि पुरुष जो है वो गांव में रहते ही नहीं है, वो तो चले गए हैं शहरों में, महिलाएं गांव में रह रही हैं। तो कई बार जो है यहाँ पर आंकड़े वह दिखाई देते हैं महिलाओं के फेवर में। तो ये जो है सेक्स रेशियो आर्टिफिशियल, कई बार आपसे पूर्वांचल में जो रहने वाले लोग हैं उनसे पूछा जाएगा, जौनपुर वाले उससे पूछा जाएगा कि अगर तुम्हारे यहाँ सेक्स रेशियो कितना है, आपने कहा 1000, 26, 28 जो भी है, तो आपने वहाँ पर बताया तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग बड़े प्रोग्रेसिव होंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात करते होंगे तब इस तरीके का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी बड़ी क्लियरिटी हमें समझनी होगी यहाँ पर। अब एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर समझिए पूर्वांचल का, यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट बड़े बड़े अलग अलग तरीके के हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट क्यों है, अभी इनको समझिए। हमने कहा कि जो ये पूर्वांचल का इलाका है, यहाँ पर बाजार नहीं है, कृषि पिछड़ी हुई है और पशुपालन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। पशुपालन का क्षेत्र है लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। तो युवाओं के पास बेहद सीमित विकल्प है। विकल्प एक, हमने कहा कि वह प्रवासी मजदूर बन जाते हैं और गल्फ कंट्री में भी यहाँ से अच्छी खासी संख्या में लोग चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन जो लोग वहाँ बाहर नहीं जा पाते, यहीं पे रहते हैं, उनके पास फिर दूसरा एक विकल्प रहता है और वो दूसरा विकल्प है ठेकेदारी का। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना यहाँ पर शुरू करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना शुरू कर देते हैं और यही ठेकेदारी की संस्कृति ने यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया। अपराधीकरण यहाँ पर बहुत तेजी के साथ हुआ, माफिया कल्चर यहाँ पर, रंगदारी, अपहरण, ये सारी चीज़ें पूर्वांचल में बहुत तेजी के साथ बिल्ड हुई क्योंकि कोई यूथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था और क्राइम जो है वह ग्लैमर के साथ जुड़ गया। तो इस वजह से यहाँ पर ये लोग आए। तीसरा एक और चीज़ है, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में पूर्वांचल में आपको शिक्षण संस्थान बहुत मिलेंगे। जैसे बीएचयू का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ी संख्या में अट्रैक्ट कर लेता है यहाँ के बच्चों को। और दूसरा क्या है, आप कहीं भी जाएंगे, जौनपुर में जाएंगे, आजमगढ़, बलिया, कहीं भी जाएंगे तो आपको ठीक ठाक जो है कॉलेजेस वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है लेकिन शिक्षा की एक संस्कृति है। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फील्ड में, प्रशासनिक नौकरियों में इनकी बड़ी संख्या आप देखेंगे। आईएएस और पीसीएस का जब भी जो है रिजल्ट निकलता है तो आपको पूर्वांचल के बहुत से बच्चे मिल जाएंगे क्योंकि उनके पास यही एक विकल्प है अपने जीवन को बेहतर करने का। उनके पास बिजनेस में जाने का मौका नहीं है, उनके पास एंटरप्रेन्योर बनने का मौका नहीं है। तो उनका जो भी पूरा फोकस, जो अपराधी नहीं बन पाता है, जो माफिया नहीं बन पाता है, जो प्रवासी मजदूर नहीं बनना चाहता है, वो वहाँ पर इस क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अपराध का ग्लैमराइजेशन बहुत ज़्यादा रहा है, तो यह क्षेत्र यहाँ पर रहा है इस चीज़ का। दूसरा, चूंकि ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है तो नेपाल के जरिए यहाँ पर कई सिक्योरिटी थ्रेट पूर्वांचल में आते हैं। जैसे मानव तस्करी का बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर, मादक पदार्थों की तस्करी यहाँ पर होती है, फेक करेंसी का यह क्षेत्र रहा है। और अभी फिलहाल नेपाल जब से वह एक टेररिज्म का सेंटर भी वहाँ पर बहुत से लोगों का मानना है कि बन रहा है। जैसे मोहम्मद धीरे धीरे वहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। सीमा हैदर के बाद से तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना आसान ये जो है रास्ता हो चुका है कि पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से भारत, चीन से नेपाल, नेपाल से भारत। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये देखा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पूर्वांचल के बारे में समझिएगा, यहाँ पर अवेयरनेस और मोबिलाइजेशन, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बताया, वहाँ किसान यूनियन का जो है परंपरा है, महेंद्र सिंह टिकैत हों या वहाँ पर जो है अभी वर्तमान में बहुत से कृषि यूनियन वहाँ पर हैं। आप यहाँ पर आएंगे पूर्वांचल में तो यहाँ पर जो है आपको कृषि यूनियन, किसानों का यूनियन दिखाई नहीं देगा। यहाँ किसान संगठित नहीं है, इस वजह से भी उनकी स्थिति खराब है। यहाँ पर गन्ना तो है, गन्ना की खेती होती है, लेकिन गन्ना मिल यहाँ पर प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सहकारिता, कोऑपरेटिव जो है वह यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन वजह से यहाँ पर जो है सहकारी मिल बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए हैं। तो ये चीज़ इस फील्ड में, जबकि यहाँ गन्ना हमने कहा कि है अच्छा खासा, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, सहकारिता नहीं है, बाजार नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन सब वजहों से जो है यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब एक और चीज़ पूर्वांचल के बारे में जो समझना है, पूर्वांचल की सबसे मजबूत चीज़ क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र यहाँ पर है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक
जो है केंद्र बहुत से हैं। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन जो है यहाँ पर बड़े स्तर पर हो सकता है। रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट यहाँ पर, हालांकि अभी तक उनका विकास नहीं हो पाया था, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर जो है विकास हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखा जा रहा है। अब दूसरा जो यहाँ पर समझना है कि ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर खनिज संसाधन वो आपको नहीं पाए जाएंगे। तो खनिज संसाधन नहीं है तो औद्योगिक विकास नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का केंद्र तो था पहले, जैसे बनारस बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता था, अम्बेडकर नगर कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था, भदोही कालीन नगरी के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ पर हथकरघा उद्योग का ये केंद्र था। बड़े उद्योग तो कभी नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन हाँ यहाँ पर हैंडलूम इंडस्ट्री तो थी। लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री 90 के बाद धीरे धीरे खत्म हो गई, जब से पावर लूम आया। पावर लूम जब से आया है तो हथकरघा उद्योग का तो लागत बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनका मूल्य बढ़ गया, बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो गई और वो आसानी से बाहर हो गए। तो ये पूर्वांचल के बारे में एक ब्रीफ में जो चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे थे। तो एक बार फिर से इसको समझिएगा। हमने कहा कि पूर्वांचल जो है अगर कृषि के लिहाज से देखें तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि का आकार जो है छोटा है और यहाँ पर वैज्ञानिक कृषि नहीं आ पाई, हरित क्रांति का प्रभाव नहीं दिखा, तो कृषि पिछड़ा रहा। खनिज संसाधन नहीं है, परिवहन बेहतर नहीं है, तो बाजार का विकास नहीं हुआ, तो औद्योगिक विकास नहीं हुआ। लघु उद्योग मध्यम उद्योग थे, लेकिन पावर लूम इंडस्ट्री आने के बाद वह हैंडलूम इंडस्ट्री भी खत्म हो गई है, तो वहाँ पर भी ये कमज़ोर है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सब पिछड़े हुए इलाके हैं। तो यहाँ पर जो है ये या तो प्रवसन कर जाते हैं बड़े शहरों में, या फिर यहाँ पर जो है ठेकेदारी और माफिया अपराध की संस्कृति, क्राइम कल्चर यहाँ पर, और कुछ जो है सरकारी नौकरियों के और पुलिस और सेना उनका भी आकर्षण इस क्षेत्र में, जैसे गाजीपुर जैसे इलाके हैं, तो वो पूरी तरीके से उनकी एक संस्कृति बन चुकी है कि वहाँ पर पुलिस भर्तियों के लिए सबसे अधिक फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके का एक कल्चर यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अब आइए थोड़ा सा 90 के बाद यहाँ की राजनीति को समझते हैं, पूर्वांचल की जो राजनीति है। 90 के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति का असर वो एक पूर्वांचल में भी यहाँ पर दिखा। यहाँ जाति और धर्म का जबरदस्त यहाँ पर प्रभाव है। तो यहाँ पर जो है यह देखा गया कि इस क्षेत्र में जो है अमूमन कई ऐसे ज़िले रहे हैं कि जहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की आबादी लगभग लगभग बराबर है। तो उन क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगों का जो इतिहास रहा, जैसे जौनपुर की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक दंगों का इतिहास बहुत कम वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे धार्मिक पहचान, जातिगत पहचान वो मजबूत हो रहे हैं। तो एक समस्या ये भी आ रही है, जैसे अभी आप बनारस में जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है उसके बाद से तो ये सब इश्यूज आ रहे हैं। तो हमारे लिए एक एरिया ज्ञानवापी का भी है। ये सब पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा कि एक बार में हम सारे इन सब क्वेश्चन पे क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम केवल पूरा यूपी घूम रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरा बड़ा मुद्दा, तो पूर्वांचल तो हमने एक बार यहाँ पे ब्रीफ में देख लिया। अब पूर्वांचल से बगल थोड़ा सा हम सुल्तानपुर रायबरेली और प्रतापगढ़ वाला इलाका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या इशू है, सुल्तानपुर रायबरेली और प्रतापगढ़ को देखें तो यहाँ बागवानी कृषि है, तो प्लांटेशन यहाँ पर होता है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, आम के लिए, अमरूद के लिए, इससे संबंधित जो है उद्योग भी यहाँ पर देखे जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पर रही है। लखनऊ और इलाहाबाद के बीच का क्षेत्र है सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़। एक तरफ लखनऊ है, दूसरी तरफ इलाहाबाद है, प्रयागराज है। तो यहाँ पर जो है पहले बाजार का विकास नहीं था क्योंकि परिवहन नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए। ये क्षेत्र बहुत पिछड़े क्षेत्र यहाँ पर रहे हैं। आंतरिक संपर्क जो है, इंटरनल कनेक्टिविटी बिल्कुल भी न के बराबर रहा है। हालांकि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बेहतर हुआ है। तो लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल जो इम्पैक्ट है आर्थिक पिछड़ापन है। प्रवसन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा होता है, पुरुषों का यहाँ पर प्रवसन जो है इस क्षेत्र से होता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र भी जो है यहाँ पर वह उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है जिस तरीके से यहाँ पर डेवलप होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखें। अब आते हैं सीधे जो है हम लोग बुंदेलखंड में, कि बुंदेलखंड में क्या कैसे वहाँ पर क्षेत्र है। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड बेसिकली एक पठारी क्षेत्र है, प्लेटो एरिया है। यहाँ पर शुष्क जलवायु है। बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, शुष्क जलवायु है। औसत वर्षा यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा, मतलब बहुत कम वर्षा भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं, वर्षा होती है, लेकिन एक अलग तरीके की समस्या है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से जब बारिश होती है तो पानी कहीं पर रुक नहीं पाता है।
इस वजह से जो कृषि के क्षेत्र में पिछड़ापन है वो इसलिए यहाँ पर दिखाई देता है कि पानी कहीं रुक नहीं पाता है और मृदा अपरदन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन की वजह से बीहड़ यहाँ पर बहुत से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी इस रूप में नहीं है कि रेनफॉल होता ही नहीं है। वाटर स्कैर्सिटी जो है इसलिए है, वाटर स्कैर्सिटी है, जल अभाव का क्षेत्र है, क्योंकि पानी कहीं रुकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर वाटर जो कंजर्वेशन अगर नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर बुंदेलखंड के बारे में किसी को बताना है तो वो तो बताएगा जल संरक्षण, परंपरागत जो जल संरक्षण के तरीके हैं वो लेकर आए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जिस तरीके की मिट्टी है दलहन और तिलहन की खेती के अनुकूल है। यहाँ ऑयल सीड जो है, पल्सेस जो है, उनका यहाँ पर खेती हो सकता है। तो एक तो पहला कृषि के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो यहाँ पर पानी जो है उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। माइक्रो इरिगेशन इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ कुछ कुछ जगहों पर आपको माइंस मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये क्षेत्र पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो औद्योगिक रूप में पिछड़ा है, अवसंरचनात्मक पिछड़ापन। यहाँ पर कुछ जगहों पर मिनरल्स मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इंडस्ट्रियली ये बैकवर्ड इलाका है। क्यों इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस यहाँ पर है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी अब जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं थी, मार्केट से इनका संपर्क नहीं था, और जोग्राफिकल डिस्टेंस लखनऊ से यहाँ पर अलगाव, ये अपने आप को आइसोलेटेड हमेशा फील करते रहे, इसलिए यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। थर्ड क्या है? सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस क्यों है यहाँ पर वो समझिएगा। यूपी के अन्य इलाकों में आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक अपर कास्ट, एक इंटरमीडिएट कास्ट और एक शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग जातियाँ, बहुत सी जातियों का स्तरीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है यहाँ इंटरमीडिएट कास्ट यानी ओबीसी कास्ट वह उतना प्रभावी आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ मूलतः आपको दो जातियाँ दिखाई देंगी, एक आपको अपर कास्ट और एक शेड्यूल कास्ट, और इस वजह से इनके बीच में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। उच्च जाति और अनुसूचित जाति के बीच में प्रत्यक्ष हिंसक संघर्ष यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए बुंदेलखंड वो इलाका रहा है जहाँ सोशल इनजस्टिस के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई जाती रही है, और सोशल इनजस्टिस यहाँ पर दिखता भी रहा है। बाकी के इलाकों में हमने कहा इंटरमीडिएट कास्ट होने की वजह से, डोमिनेंट कास्ट होने की वजह से कास्ट कन्फ्लिक्ट वो उस तरीके का कास्ट वायलेंस में नहीं बदला, क्योंकि यहाँ बहुत सी जातियाँ थी, सब आपस में, ओबीसी जो है अपर कास्ट से लड़ रहा है, ओबीसी से एससी लड़ रहा है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो आमने सामने दुश्मन खड़े हैं। तो यहाँ अपर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, इनके बीच में सोशल इनजस्टिस को लेकर संघर्ष होता रहा है। ये जो क्षेत्र है ना, गन कल्चर के लिए जाना जाता रहा है। आप बुंदेलखंड में जाइए, हर घर में आपको बंदूकें मिलेंगी, मतलब ये पूरा एक कल्चर का हिस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये ब्रेवरी के लिए जाना जाता रहा है। अपनी ब्रेवरी को, बहुत आला उदल की कहानियाँ यहाँ पर चलेंगी, छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बड़ा वीरता सूरता इस तरीके की संस्कृति बुंदेलखंड की यहाँ पर रही है। तो इसलिए गन कल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा है। अब उसका फर्क प्रभाव क्या दिखा कि यही वह क्षेत्र है जहाँ हमने कहा सोशल इनजस्टिस हुआ। तो बेसिकली जो ये डकैत आए, ये डकैत क्यों आए? ये इसलिए नहीं कि केवल गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी तो हथियार उठा लिया। ये जो सोशल कन्फ्लिक्ट यहाँ पर था अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट का, तो यहाँ आप चाहे फूलन देवी से लेकर जितने भी लोगों का नाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो ताना बाना था, जो सामाजिक अन्याय था, तो इन सब चीज़ों ने इसको प्रमोट किया, और चंबल का जो दुर्गम क्षेत्र था उसने डकैतों को जो है फलने फूलने का मौका यहाँ पर दे दिया। तो यह जो है यहाँ पर दिखाई देता है। यह जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है प्रभावी पहुँच नहीं हुआ है, और यहाँ पर जो है जनता में उनकी वैधता भी उस तरीके की नहीं रही है। तो एक हमने इलाका यहाँ पर कहा कि जो बुंदेलखंड है, अगर उस तरीके को हम देखें। अब आते हैं ओवरऑल उत्तर प्रदेश में, फिर से आते हैं उत्तर प्रदेश की समस्या, प्रॉब्लम समझते हैं। सारे रीजन हम लोगों ने एक एक करके छोटा छोटा जितना हो सकता है वो हमने समझ लिया जितने कम समय में। अब उत्तर प्रदेश की समस्या समझिए। पहली प्रॉब्लम क्या है? रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमता यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे है, विकसित है वहाँ पर, दूसरी तरफ पूर्वांचल और बुंदेलखंड ये बहुत पिछड़े और अभी भी पिछड़े। हालांकि बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं, कनेक्टिविटी वगैरह यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए उसको लाने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा अभी भी, तो उस पर हमें बात करनी है। तो एक तो हमने कहा क्षेत्रीय विषमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब हमने कहा कि क्षेत्रीय विषमता उन्होंने पूछा कि क्यों है उत्तर प्रदेश में, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट मॉडल अपनाया गया, वह जो डेवलपमेंट मॉडल था
वो रीजनल डेवलपमेंट मॉडल नहीं था, मतलब कि बॉटम टू टॉप मॉडल नहीं था, टॉप टू बॉटम मॉडल था। जो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मॉडल लिया वही हमने सबके ऊपर लागू करने का सोचा। बुंदेलखंड का अगर विकास करना है तो अलग तरीके का विकास मॉडल होना चाहिए। आपको अगर पूर्वांचल का विकास करना है तो अलग तरीके का मॉडल होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नहीं की है। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पर रीजनल जो है डेवलपमेंट का मॉडल होना जरूरी था। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ पर क्षेत्रीय विषमता बहुत ज़्यादा यहाँ पर रही है। दूसरा यहाँ पर हमने कहा कि अगर हम क्षेत्रीय विषमता की ही बात करें अलग अलग एरिया में जो है कि क्या यहाँ पर जो विकास मॉडल था उसकी समस्या क्या थी, उसको समझिए क्या था। हमको लगता था कि पूरे देश में औद्योगिकरण चल रहा है तो हमारे यहाँ भी औद्योगिकरण होना चाहिए। जब हमारे यहाँ वह संभावना ही नहीं थी तो कैसे हम कर सकते थे। यहाँ ज़रूरत क्या बात की थी, कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन की ज़रूरत थी, फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत थी। क्या क्या आपको बताना है अपने आंसर में। यहाँ वैल्यू एडिशन मतलब जो कृषि क्षेत्र में किसान लगे हुए हैं उन्हें हमें समझाना पड़ेगा कि कैसे वो पैकेजिंग करें, कैसे वहाँ पर वेयर हाउसेस बनाए जाएं जिससे कि वो फसलें उनके ख़राब न हो, कैसे मार्केट तक उनका एक्सेस दिया जाए, पैकेजिंग वहाँ, ब्रांडिंग वहाँ, उनको हम वहाँ पर करें। तो एक तो वैल्यू एडिशन कृषि उत्पादों का वो कैसे करना होगा। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग अगर हम करते हैं तो यह क्षेत्र बहुत, खासकर हमने कहा सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र जो तराई बेल्ट है, तो ये जो है फूड प्रोसेसिंग में बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमने फूड प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो इसका सबसे बड़ा ताकत है। तो यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो यूपी की है उसका कम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाया जाए। केवल लोकल वोकल फॉर लोकल और जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये केवल स्लोगन नहीं होना चाहिए, इसको रियलिटी में बनाना होगा। मतलब सरकार का जो एजेंडा अगर आप देखिए तो सरकार भी इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। सरकार का अभी का विजन जो है वो ODOP को क्यों फेमस कर रहे हैं। ODOP बेसिकली क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो हर एक जिला किसी न किसी खास चीज़ के लिए जाना जाता था। तो अब तो ठीक है, डेवलपमेंट का मॉडल तो यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ODOP के तहत उसका कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना होगा। केवल रिकॉग्नाइज करने से नहीं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़, इस डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़। तो कम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगा। पहला, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट। एक तो इनको जो है फंड सही तरीके से अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉर्गेजेस यहाँ पर जो है जो लोन वगैरह है, सिक्योरिटी वगैरह देने की स्थिति जो है वह बहुत से किसानों की या आम लोगों की नहीं है। ये सब मार्जिनल फार्मर हैं, यहाँ पर लो इनकम वाले लोग रहते हैं, तो ये लोग जो हैं बाज़ार से लोन नहीं ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार को करना होगा। और कोऑपरेटिव जो है, जो यहाँ पर इकोनॉमी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मतलब सेविंग्स हैं। तो एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा क्या है, टेक्निकल सपोर्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेक्निकल सपोर्ट का है, क्योंकि अब जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी से के ही थ्रू इनोवेटिव हो सकती हैं। वो वहाँ पर डिज़ाइनर प्रोडक्ट हो सकते हैं, मार्केट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में इन्हें ट्रेनिंग यहाँ पर देना होगा। तो केवल प्रोग्राम स्टार्ट करने से नहीं होगा, बल्कि इनका समय समय पर टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल ट्रेनिंग इनको देना ही देना पड़ेगा। थर्ड क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनका करना होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत सी चीज़ों का होता है। जो एक तो स्किल जो है उसको कैसे हम इनके पास, इनको स्किल डेवलप इनका किस तरीके से करें। मार्केट जो है उसके बारे में कैसे इनको जो है हम नॉलेज वहाँ पर दें कि बाज़ार क्या होता है, कैसे काम करता है, यानी बिजनेस सेंस इनके अंदर कैसे वहाँ पर आए। तो जब तक हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तब तक जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं कर पाएगी। फोर्थ है मार्केट एक्सेस, बाजार तक इनकी पहुंच। तो उस दिशा में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हाईवे वगैरह बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रहे हैं, तो इसका असर तो दिखेगा मार्केट एक्सेस का। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम और समझिएगा, मार्केट जो एक्सेस अभी तक हो रहा है, जो कनेक्टिविटी पूरे यूपी में चल रही है, एक तरफ अच्छा है कि हर जगह हाईवे बन रहा है, लेकिन क्या इंटरनल लेवल पर भी वो कनेक्टिविटी है, यानी गांव से मुख्यालय तक कनेक्टिविटी और मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय तक कनेक्टिविटी, इन दोनों में अंतर है। एक जिले का दूसरे जिले के मुख्यालय से कनेक्टिविटी तो बेहतर हुआ है, लेकिन गांव से जो मुख्यालय की कनेक्टिविटी है वो सबसे क्रूशियल है, क्योंकि गांव में रहने वाला किसान तभी तो पहुंच पाएगा मुख्यालय। तो ये भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। और एक क्लस्टर अप्रोच वहाँ पर,
जैसे रूर्बन प्रोग्राम अगर आप लोग जानते होंगे, तो शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए रूर्बन प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था। अभी जो है उस पर उस तरीके से जो है एम्फेसिस नहीं किया जा रहा है जो जितना वो जरूरी है। तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा कि स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट विलेज जरूरी है, तो हमें वो क्लस्टर अप्रोच, कई गांवों का क्लस्टर बनाकर और तब वहां पर उनका डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यूपी तभी आगे बढ़ेगा और ओडीओपी जो है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर यहाँ पर उस पर फोकस किया जाए। तो एक तो हमने कहा कि कृषि के क्षेत्र में क्या करने की ज़रूरत है, ये समझ लीजिएगा। दूसरा हमने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थर्ड यहाँ पर आइए पर्यटन। पर्यटन हमने कहा कि यूपी जो है वह अभी भी सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इसके बावजूद जो है पर्यटन से जितनी संभावना, जितना इनकम जनरेट कर सकता है वो नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ जो पर्यटन है वो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन है, लेकिन यहाँ पर जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब है अच्छे होटल यहाँ पर हो, अच्छी सुविधाएं वहाँ पर हो, जो टूरिस्ट गाइड यहाँ पर हो वेल ट्रेंड हो, वहाँ पर अच्छे तरीके से मार्केट जो है वहाँ पर डेवलप हो। तो इस चीज़ को अभी तक हम यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। और जो अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो हम अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन अब आप ये बताएंगे कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ, मिर्ज़ापुर में कॉरिडोर का विकास हो रहा है, और इसी तरीके से जो है अयोध्या में जिस तरीके से विकास हो रहा है, तो ये जो कल्चरल पॉइंट्स हैं आने वाले समय में जो इनको क्या उसको बोलते हैं ना, 84 परिक्रमा है ना, कोई हमको अगर करेक्ट करे, 84 परिक्रमा वाला है ना कंसेप्ट। आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कट जा रही है। कोई नहीं, कोई और अगर बताना चाहे, मैं शायद नाम मिस कर रहा हूँ। कोई बताना चाहेगा? जो ये पूरे धार्मिक क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा एक प्रोग्राम है? हाँ, उत्कर्ष जी। हेरिटेज आर्क। हाँ, हेरिटेज आर्क चल रहा। हेरिटेज पर्यटन आर्क उसका सर्किट एक सर। नाम है। जी जी। चलिए कोई नहीं, हाँ वो ये हमारे दिमाग में आएगा तो हम बता देंगे, नाम है दिमाग में, लेकिन अभी शायद मैं मिस कर रहा हूँ, कोई नहीं। तो एक तो ये हमने कहा कि ये बताना पड़ेगा, ये सब एरिया है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक तो हमें पर्यटन का जो है यहाँ पर, फिर दूसरी चीज़ क्या है, पर्यटन के लिए आपको अपने शहरों की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो अब जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज का नाम जो है इलाहाबाद था, अब उसको प्रयागराज कर दिया गया। तो कई बार ये सवाल बनता है कि क्या ये शहरों का नाम बदलना ये जायज़ है, सही है यहाँ पर? तो एक चीज़ ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शहरों का जो विभाजन है और नाम, ये प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से किया जाता है और प्रशासन का निर्णय होता है। और ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बार जो है यूपी गवर्नमेंट, कोई सरकार आई है जिसने कि शहरों का नाम बदल दिया, कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। इसके पहले भी बार बार जो है शहरों के नाम बदले जाते रहे हैं और हर सरकारें यहाँ पर करती रही हैं। तो ये तो सरकारों का वहाँ पर निर्णय होता है। सरकारें इसके पीछे अपने तर्क देती हैं। जैसे सरकार का अपना तर्क क्या रहा है कि भाई प्रयागराज जो है वह चूंकि यहाँ पर जो पूरी संगम संस्कृति है वह उससे जुड़ा हुआ है, तो हम इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम जो है आने वाले समय में इसी रूप में, क्योंकि माघ जो कुंभ मेला है, तो ये जो है पूरे पर्यटकों को आकर्षित करता है। पूरे इस पूर्वांचल क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अन्य धार्मिक पर्यटनों में, पर्यटक केंद्रों में जहाँ साल भर जितने लोग आते हैं, वो तो एक सिंगल डे यहाँ पर वो आपके प्रयागराज में आ जाते हैं। तो ये जो है अपने आप में इसका एक अलग महत्व यहाँ पर बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हैं जो आपको पर्यटन के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा और इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत यहाँ पर है। तो एक तो ये हो गया। अब आइए, तो हमने कहा पहली प्रॉब्लम है कि रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पर है। दूसरा कि जो अभी डेवलपमेंट मॉडल रहा है आज तक, वो डेवलपमेंट मॉडल यूपी के हिसाब से नहीं रहा है, तो यूपी के अनुसार विकास का मॉडल होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है? उसमें हमने कहा कि एग्रीकल्चर जो है उसमें एनिमल हस्बेंड्री हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, और एक चौथा डेमोग्राफिक डिविडेंड सर्विस सेक्टर जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। इस क्षेत्र में उद्यमशीलता की संस्कृति का अभाव रहा है, जिस पर सबसे अधिक काम करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर नहीं रहा है, यह जो पूरा क्षेत्र रहा है यूपी का,
तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर जो है उस तरीके का नहीं रहा है, और उस तरीके से जो है मोटिवेशन यहाँ पर नहीं रहा है। स्टार्टअप कल्चर जो है आजकल के समय में सबसे बड़ा यूपी में क्या चलेगा, तो कोई चाय की दुकान यहाँ पर खोलेगा, कोई यहाँ पर छोले छोले भटूरे की दुकान खोल लेगा, कोई गोलगप्पे की दुकान खोल लेगा। ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सब भी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है जो एक बुरा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए, उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अब आते हैं दूसरा दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यूपी का क्या है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में अभी भी यह राज्य पिछड़ा हुआ है। कैसे? अगर हम देखें तो जो अभी हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट का जो नेशनल एवरेज है, जो नेशनल गोल है, टारगेट है 2.1, लेकिन अभी भी थ्री एंड समथिंग जो है यहाँ पर जो है यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वो वहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी भी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, जो हमने गोल वहाँ पर डिसाइड किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट अभी भी अन्य भारत के राज्यों की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा है। पॉपुलेशन बर्डन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर बहुत कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और माइग्रेशन जो है वो कई बार ये बताता है कि आपके यहाँ पिछड़ापन कितना ज़्यादा है। लोग बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, अच्छे अवसर के लिए जाएं, लेकिन अगर मजबूरी में जा रहे हैं तो ये यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो एक प्रॉब्लम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पिछड़ा हुआ है। फोर्थ यहाँ पर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस जो है अगर हम बात करें तो उस पर तो बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है। हाईवे वगैरह और ये सब जो हमने यहाँ पर कहा है कि इन सब चीज़ों का हुआ है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत से जगहों से एयर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बाहर यूपी के बहुत कम ज़िले हैं जहाँ एयर कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर है। वेस्ट यूपी में तो काफ़ी, अभी देखिए जेवर में जो है बड़ा एयरपोर्ट वहाँ पर बन रहा है, लेकिन और बाकी जो है इलाके, अगर वाराणसी को हम छोड़ दें, इवन प्रयागराज एयरपोर्ट जो है उतना डेवलप नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि हाईवे के साथ साथ स्टेट का जो हाईवे है, स्टेट जो मतलब वे होते हैं उन पे ज़्यादा काम करने, इंटरनल जो कनेक्टिविटी है उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे काम करने की अभी भी ज़रूरत यहाँ पर है। अब आते हैं एक और मुद्दा, जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा यूपी गवर्नमेंट का तारीफ हो रहा है, और वो है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर से ये क्वेश्चन कई बार हमसे बनता है कि यूपी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताइए, मतलब वर्तमान सरकार की। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को बिना कुछ सोचे आप बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, और वो दिख भी रहा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वहाँ पर बोला जा रहा है, एंटी लैंड माफिया पोर्टल वहाँ पर बना हुआ है, या उसी तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग स्क्वाड टीम बनी हुई है। यहाँ पर एटीएस वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो बहुत से टीम यहाँ पर बनी है, पुलिस बहुत एक्टिव है, कमिश्नरेट का कंसेप्ट आ गया है अलग अलग जो है ज़िलों में। तो ये सब चीज़ों ने क्या किया है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है, पुलिस फ्री हैंड हुई है यहाँ पर। लेकिन क्या इस यहाँ पर ये माना जाए कि जो अभी ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये सही है? तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, पहले उनको बात कर लेते हैं। एक तो बुलडोजर जस्टिस का, ये जो बुलडोजर जस्टिस है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो पहली चीज़ है कि ये कोई गवर्नमेंट का टर्म नहीं है। बुलडोजर जस्टिस तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये तो मीडिया के द्वारा दिया हुआ या बाकी लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है। तो पहली चीज़ तो हमें इससे इत्तेफाक ही नहीं रखना। ये सरकार का कोई न्याय का जो है वैधानिक मॉडल नहीं है। सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी कदम उठाती है, वह एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत उठाती है। तो ये सब तो यहाँ पर मीडिया के दिए हुए शब्द हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो है कि ये लोगों का जो अवैध रूप, मतलब लोगों के घर जो गिरा दिए जाते हैं, क्या ये आपको वहाँ पर सही लगते हैं? तो उसमें भी बहुत क्लियरिटी रखना है कि जो भी घर वगैरह गिराए जाते हैं, वो अगर इलीगली अगर किसी ने ऑक्युपाई किया हुआ है, अवैध अगर वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, अवैध रूप से बनाया गया है, तो ही जो है भवन वहाँ पर गिराए जाते हैं। भवन जो है ये मतलब बुलडोजर के द्वारा इसलिए नहीं गिराए जाते हैं कि कोई अपराधी है तो उसका घर गिरा दिया जाता है। वह अवैध अधिग्रहण होगा तभी वो घर गिराया जाएगा, अदरवाइज तो लोगों के पास कोर्ट जाने का अधिकार है। तो इसलिए वहाँ पर जो है सिंपल सी बात है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है, बात इसकी जो है वैधता और गलत होने का नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर अवैध जो है अतिक्रमण किया है किसी ने भी, तो वहाँ पर जो है वो गिराया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि क्या जो है यह तरीका सही है कि जब भी हम सुनते हैं कि कोई क्रिमिनल, कोई माफिया पकड़ा गया, फिर उससे जुड़े हुए लोगों का अतिक्रमण गिराना शुरू कर दिया जाता है।
तो आप अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या यूपी की और पूरे देश की रही है कि अवैध अतिक्रमण जो है लंबे समय से होते रहे, और कई बार जो है प्रशासन वगैरह की जानकारी में ये होते रहे। जब एक बार लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे जब वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और आप 10 साल 15 साल बाद वहाँ पर उनको डिमोलिश करते हैं, तो ये आप केवल एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को वहाँ पर कमज़ोर कर रहे होते हैं। इसलिए भारत सरकार या यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना जो है यहाँ पर जो पॉलिसी है अतिक्रमण के संबंध में कम से कम क्लियर करें, और पहले से ही जो है यहाँ पर ये क्लियर कर दिया जाए कि कौन कौन से अवैध अतिक्रमण हुए हैं, समय प्रॉपर वहाँ पर दिया जाए, उचित प्रॉपर समय दिया जाए और उसके हिसाब से जो है वहाँ पर कार्रवाई किया जाए। तो जीरो टॉलरेंस जरूरी होता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि व्यवहारिक जो चुनौतियाँ आम जनता को आती हैं उनका भी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमें अपनी बात रखनी होगी। तो बुलडोजर जस्टिस पे इस तरीके से अपनी बात हम रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो है हमने कहा कि अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी यूपी में जो है तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी भी इलीगल माइनिंग होती है, कई बार हम यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सोशल क्राइम, आप महिलाओं के खिलाफ अपराध अभी भी बढ़े हुए हैं यूपी में। पिछले साल तो सबसे ज़्यादा यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ओवरऑल अपराध यूपी का घटा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, मैं कुछ आर्टिकल भेज दूंगा आपको ग्रुप में, तो यूपी का जो है अपराध का रिकॉर्ड, मतलब एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से घटा है। लेकिन वीमेन के खिलाफ जो अपराध है, अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध है, वो यहाँ पर जो है देखे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है सोशल जो क्राइम है वो अभी भी बने हुए हैं, उस पर सोचने की ज़रूरत है। अभी जो बीएचयू में जिस तरीके से हुआ वह बड़ा हीनियस क्राइम था, जिस बच्ची के साथ वहाँ पर गैंग रेप और बाकी चीज़ें वहाँ पर बोली गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताता है कि अभी भी मेंटल स्टेटस जो है, मेंटल जो यहाँ पर है सेटअप, वो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ज़रूर है, लेकिन क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए केवल आप बल के माध्यम से क्राइम नहीं रोक सकते, बाई फोर्स आप क्राइम नहीं रोक सकते, ये बात तो पता चल रही है। अगर हमें क्राइम को रोकना है तो प्रिवेंटिव मेजर लेना होगा। प्रिवेंटिव मेजर क्या? माइंडसेट चेंज किया जाए। माइंडसेट अगर चेंज करना है तो हमें एक ऐसा कल्चर वहाँ पर लेकर डेवलप करना होगा जो कि वीकर सेक्शन को लेकर लोगों को सेंसिटिव बनाए वहाँ पर, और वहाँ पर जो है जो वीकर सेक्शन है उसको भी एम्पावर्ड करे और उनको भी जो है वह पुलिस प्रशासन के साथ जोड़ सके, उनको सहज बना सके। खाकी को लेकर एक डर नहीं होना चाहिए। और आप में से जो भी डीएसपी बनना चाहते हैं वो हमेशा वहाँ पर ध्यान रखें कि जो सबसे ज़रूरी आपसे पूछा जाए कि भाई आप क्या करेंगे प्रशासन में आके, तो सबसे बड़ी चीज़ है खाकी डर का नहीं विश्वास का प्रतीक होना चाहिए। और ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमसे कोई अगर डरेगा तो फिर हम कौन सा समाधान कर पाएंगे। तो हमें उनका जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो गेन करना होगा। तो जो वीकर सेक्शन है वो प्रशासन से बात करने में सहज रहे, और जो अन्य वर्ग हैं उनका जो है जो संवेदनशीलता है उसका विकास वहाँ पर करना होगा। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, क्राइम अगर हम बात करें तो अभी भी इकोनॉमिक जो क्राइम है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बात सही है कि रंगदारी की संस्कृति खत्म हो गई है, ठेकेदारी मतलब किडनैपिंग, ये सब जो है डकैती, ये सब चीज़ें यूपी से खत्म हो गई, ये उपलब्धियाँ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, कई जगहों पर वो अलग अलग रूपों में वहाँ पर देखे जाते हैं, और वहाँ पर आम आदमी जो है उनको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। अभी भी जो भूमि संबंधी अपराध है वह एंटी भूमि माफिया जो पोर्टल बना है उसके बाद से कम जरूर हुए, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है और उसको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है जो विजिलेंट सिटीजन है, सतर्क नागरिक, उनको जो है हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है कि कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कम से कम यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकें। तो एक तो मुद्दा यहाँ पर ये है। फिर एक अगला जो मुद्दा यूपी का है वो है कास्ट और रिलीजन का जो पॉलिटिक्स यहाँ पर है। कास्ट और रिलीजन का पॉलिटिक्स जो है यूपी को बड़ा परेशान यहाँ पर करता रहा है। कोई हैंड रेज कर रहा है? हाँ यस सर। हाँ सर लॉ एंड ऑर्डर इशू में सर एक प्रॉब्लम ये भी डिस्कस की जाती है कि हाँ यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि हमने पिछले 5 सालों में लगभग 10 सारे इनकाउंटर किए हैं। हाँ तो सर बिल्कुल वो कितना जस्टिफाइड है? बिल्कुल। तो एक चीज़ यहाँ पर ये समझिएगा कि क्या आप इनकाउंटर को जस्टिफाई करते हैं
तो यहाँ पर हमारा एकदम क्लियर स्टैंड होगा कि इनकाउंटर जो है वह पुलिस तभी करती है कि जब वहाँ पर जो है सेल्फ डिफेंस में ज़रूरी होता है। अन्यथा पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है या होनी चाहिए कि वहाँ पर जो है वह अपराधियों को पकड़े। तो यह जितने भी मामले हैं इनकाउंटर जब भी किए जाते हैं उनकी पुलिस इंक्वायरी पुलिस जांच वहाँ पर होती है और उनके माध्यम से अगर पुलिस जो है गलत तरीके से इनकाउंटर करती है तो वहाँ उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जा सकते हैं। एनकाउंटर का जो कल्चर है वह कई बार वह मतलब उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप क्लियर वहाँ पर रखेंगे क्यों नहीं कर सकते पहले उसको समझिएगा। अब जैसे विकास दुबे है, अगर विकास दुबे जो है इनकाउंटर तो हम नहीं कहेंगे, वो तो वहाँ पर जो है मान लीजिए भागने का प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर बार बार बोले कि नहीं नहीं वो तो भागने का प्रयास ही नहीं था, लेकिन हमको मालूम है कि भाई वहाँ पर जो है जो एक लीगल प्रोसीजर रहा है, जुडिशियल जो इंक्वायरी वगैरह हुई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं और वहाँ पर जुडिशरी ने भी जब मान लिया है तो फिर आपको अपनी तरफ से अनुमान लगाने की कोई मतलब स्कोप नहीं बचता है कि हम अपने दिमाग से जासूस बने और हम बताएं कि नहीं नहीं वो गाड़ी पलटी नहीं पलटाई गई थी। तो ये सब हमें तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखें अगर विकास दुबे पकड़ा गया होता तो उसका फ़ायदा क्या होता। एक नेक्सस वहाँ पर पता चलता। जितने भी क्रिमिनल्स जो हैं उससे रिलेटेड होते, जितने भी पॉलिटिशियन उससे रिलेटेड होते, वो पूरा नेक्सस वहाँ पर ब्रेक होता। एक अपराधी की हत्या करने पर एक व्यक्ति मारा जा रहा है, एक अपराधी मारा जा रहा है, लेकिन अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसका प्रॉपर इंट्रोग्रेशन किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है एक पूरा नेक्सस वहाँ पर। तो सही तरीका होता है कि जहाँ पर जो है हम अपराधियों को गिरफ्तार करने पर ज़्यादा वहाँ पर दें। लेकिन अंतिम विकल्प जो है अगर वहाँ पर इनकाउंटर है तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। इनकाउंटर जो है वह उसको पॉलिसी नहीं माना जा सकता। इनकाउंटर इज़ नॉट अ पॉलिसी। इनकाउंटर किसी भी कीमत में पॉलिसी हो ही नहीं सकती। इनकाउंटर तो सेल्फ डिफेंस है। तो ये हमें क्लियर अपने तरफ से रखना है कि इनकाउंटर पॉलिसी, और ये सरकार का भी, सरकार भले ही पॉलिटिकली गेन मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए वो सेलिब्रेट करे कि भाई हमने इतने इनकाउंटर, क्योंकि ये जनता को अपीज करता है कि वहाँ पर जनता जो है वो चाहता है इंस्टेंट जस्टिस, कि जो है अपराधी जाएंगे जेल में और वहाँ पर लंबा समय लगेगा, न्यायपाल कई बार इस तरीके के तर्क दिए जाएंगे आपको कि भाई अगर अपराधियों को हमने अगर इनकाउंटर नहीं किया तो सोचिए आप कह रहे हैं नेक्सस तोड़ेंगे, वो तो जेल में जाएंगे, लंबा न्यायपालिका में समय लगता है और ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपराधी तो बच जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि इनकाउंटर हमारी जो पुलिस सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम इसकी वीकनेस को भी तब दिखा रहा है। हमें इसका मतलब है कि इनकाउंटर के कल्चर की तरफ नहीं बल्कि अपने पुलिस सिस्टम जो हमारा क्रिमिनल जो सिस्टम है वो और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इनकाउंटर को पॉलिसी के रूप में कभी भी हमें सेलिब्रेट नहीं करना, ये बड़ा क्लियर हमारा स्टैंड होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कोई ओके सवाल? सर, थैंक यू। ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो एक और प्रॉब्लम है कास्ट और जो यहाँ पर रिलीजियस पॉलिटिक्स की है, ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है क्योंकि यूपी ने बुलंदशहर में देखा जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटना वहाँ पर देखा, जिस तरीके से यहाँ पर जो है यह देखा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का दंगा वहाँ पर हुआ और अलग अलग भारत मतलब यूपी के अलग अलग इलाकों में जो है जो धार्मिक संवेदनशीलता जातिगत संवेदनशीलता ये लगातार बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय यहाँ पर है। तो यूपी जो है जिस चीज़ के लिए जब इसको बीमारू स्टेट लोग कहते थे तो कई बार हम आर्गुमेंट देते थे इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि ये बिल्कुल गलत बात है, बीमारू स्टेट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आप बीमारू स्टेट जो है जब आप कह रहे हैं बीमार सिक वहाँ पर कह रहे हैं तो आप हो सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो है इंडिकेटर के आधार पर बीमार आप मान रहे होंगे अन्य राज्यों की तुलना में, लेकिन हर स्टेट के पास अपनी अपनी खूबी होती है और यूपी की सबसे बड़ी खूबी थी सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, यहाँ पर सामुदायिकता थी। यह जो है मिनी इंडिया है यूपी, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं और इन सब के बीच में एक अच्छा सौहार्द हमेशा से रहा है। जो कम्युनल इसको यूपी को गंगा जमुना तहजीब का जो है कल्चर का केंद्र माना जाता था। तो हमारे लिए जो है जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जो हमारा इंक्लूसिव कल्चर है, यह हमारा एक बड़ा असेट यहाँ पर रहा है। तो हमें यहाँ पर इसी चीज़ पे फोकस करना है कि ये जो जातिगत और धार्मिक जो राजनीति है ये यूपी में जो है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ने देती है
और इसलिए जातिगत और धार्मिक राजनीति पर हमें कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर माहौल बनाना चाहिए। तो बेहतर माहौल कैसे बनेगा? जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ये बताइए सांप्रदायिकता को कैसे रोका जा सकता है या आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है? तो सांप्रदायिकता, आतंकवाद, जातिवादिता, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसका हमेशा जो है समाधान आइडियोलॉजी ही है। अगर कोई विचारधारा हमारे सामने चुनौती है तो विचारधारा का समाधान हमेशा विचारधारा होता है। सांप्रदायिकता की अगर विचारधारा है तो उसका समाधान वह सेकुलरिज्म है, टॉलरेंस है, पंथ निरपेक्षता और सहिष्णुता ही उसका जवाब हो सकता है। कोई पूछेगा कि पंथ निरपेक्षता तो यहाँ पर जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है यहाँ पर। तो हमें यह क्लियर करना होगा कि हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वह यूरोपियन डिफिनीशन से अलग है। हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो यहाँ पर हारमोनियस जो है सेकुलरिज्म, इंक्लूसिव सेकुलरिज्म की बात करता है। मतलब क्या है कि जहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो राज्य है वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार वहाँ पर करेगा, और जहाँ पर एक सहिष्णुता की संस्कृति पाई जाती है, टॉलरेंस जो है पाया जाता है। तो अब ये जो संस्कृति, सहिष्णुता की संस्कृति का विकास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि सहिष्णुता की संस्कृति कैसे विकसित होगी आपके यहाँ? तो देखिए दो तीन चीज़ें क्या है। हमें सेकुलर आइडियाज़ को जो है प्रमोट करना होगा, सेकुलर पर्सनैलिटीज़ को प्रमोट करना होगा, सेकुलर सेकुलर फेस्टिवल जो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष त्यौहार हैं उनको बढ़ावा देना होगा। हमें जो है सेकुलर इंस्टीट्यूशंस, जो पंथ निरपेक्ष संस्थाएं, उनको बढ़ावा देना होगा। हमें सोशल ब्रिज को क्रिएट करना होगा। वे सामाजिक सेतु जो अनडिस्प्यूटेड पर्सनालिटीज़ हैं हमें उनको सामने लाना होगा, और तभी जो है यहाँ पर बेहतर हो पाएगा। तो इसलिए जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि मान लीजिए आपको एक ऐसे ज़िले में भेजा जाता है जहाँ बहुत से दंगे होते रहते हैं, आप क्या पहले काम करेंगे? तो पहला काम यही है कि आप ब्रिज बनाएंगे पहले। आप वहाँ पर जब आपको मालूम है कि यही सब होता है तो आप पहुँचते ही वहाँ पर जो है ऐसे जो धार्मिक शख्सियत जिनकी पहुँच बहुत ज़्यादा है और जो उदार चरित्र के हैं उन लोगों के संपर्क में वहाँ पर आएंगे, जिससे कि आप शुरुआत से ही एक ऐसा जो है संपर्क का माध्यम वहाँ पर बना सकें कि आपकी बातों को लोग सुन सकें, समझ सकें। जब भी वहाँ पर संकट की स्थिति आए तो कम से कम आप वहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट करने की स्थिति में हो। अगर आपके अंदर कम्युनिकेट करने की ही क्षमता नहीं है अधिकारी के पास, जनता तक उसका पहुंच ही नहीं है, तब तो फिर वह न दंगे रोक पाएगा न कुछ रोक पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये हमें समझना होगा कि अगर हमें टॉलरेंस का कल्चर लाना है तो ये सब काम करना होगा। अब इसी में एक चीज़ और यहाँ पर आता है, सवाल ये बनता है कि क्या मुख्यमंत्री जो है अयोध्या जा रहे हैं या अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या कोई एक संत जो है मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या आपको लगता है कि अब जो है देश जो है सेकुलर है? क्या राज्य आपका सेकुलर है? सेकुलर तो है ही नहीं। यहाँ तो हर चीज़, सेकुलरिज्म का डिफिनीशन है थोड़ा अलग तरीके का है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। वेस्टर्न कंट्री में जो डिफिनीशन है वहाँ पर है कि टोटल आइसोलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। वहाँ पर राज्य और धर्म को अलग अलग कर दिया जाता है। राज्य धर्म के मामले में कोई दखल नहीं देता है, धर्म राज्य के मामले में कोई दखल नहीं देता है। भारत में राज्य जो है धर्म से वह एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। मतलब जब तक ज़रूरत न हो तो दूरी बनाकर रखेगा, और जब ज़रूरत बनेगी तो वहाँ पर वह हस्तक्षेप कर सकता है। यानी राज्य हमारे यहाँ सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है वह सौहार्द मूलक है, जहाँ पर राज्य जो है वह धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक लोगों से मिलता जुलता रहा है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है, क्योंकि भारत मूलतः एक धार्मिक समाज रहा है। हम सोमनाथ मंदिर की तरफ के समय से देखते हैं, जब वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ पर गए हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पर गए हुए थे, राष्ट्रपति हमारे गए हुए थे, तब से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो, सब में शामिल होना या कहीं भी इस तरीके से गलत नहीं माना जाता रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर कहीं मंदिर में या कहीं मस्जिद में लोग जा रहे हैं तो हमारी पंथ निरपेक्षता इसको रोकती नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब एक पूरी तरीके से इंक्लाइनेशन केवल एक तरफ, एक रिलीजन की तरफ होता है। यानी मेजॉरिटी अपीजमेंट या माइनॉरिटी अपीजमेंट अगर वह पूरी तरीके से होगा तो अन्य समुदायों में एक अलगाव की भावना आएगी, और आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी बातों को वहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब मुद्दे यहाँ पर हैं। तो ये हमारा यूपी से रिलेटेड जो है जो टॉपिक रहे हैं। अगर इसके बाद जो है कुछ और इशूज़ जो मतलब मुद्दे पे डिस्कस करना है तो एक बार जो है ग्रुप में आप लोग कर दीजिएगा, तो कल इसके आगे फिर हम लोग
देख लेते हैं। ठीक है सर थैंक यू। एक क्लास हाँ और यूपी पे अगर आप ले लेते तो। हाँ ठीक है, कल इस पे आगे कर लेते हैं। कुछ जितने करंट के इश्यूज हैं उस पे काम कर लेते हैं, जितने भी करंट के जी इश्यूज रहे हैं वो हम केवल करंट करंट के ही मुद्दे पर, अब तो यूपी ओवरऑल हो ही गया है, तो करंट के इश्यूज पे कर और लेते हैं। सर ये एक बार रिकॉर्डेड क्लास अगर अभी रात में या सुबह डाल दें। हाँ इसको अभी हम कर देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। थैंक यू सर। ज्ञानवापी का मामला जो है, हाँ ठीक है, कल उस पर काम कर लेते हैं, कल उस पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ज्ञानवापी हो गया, अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा है वहाँ पर देख लेते हैं, जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल आप लोगों को लग रहे हैं उस पर कल हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है सर सर हाँ सर हाँ हाँ सर लास्ट कोई पॉइंट था। वर्तमान सरकार जो यूपी में है उसका जो है किसी अन्य धर्मों से संबंधित सकारात्मक कदम सर कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है धर्मों के साथ, जैसे हमने कहा बौद्ध सर्किट का विकास जो है वो तो यूपी गवर्नमेंट की प्राथमिकता में वहाँ पर है। या इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो है ये हज सब्सिडी है वो हमने सऊदी अरब के साथ वहाँ पर बढ़ाया है, मतलब ओवरऑल ये कंट्री के लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि हज सब्सिडी हमारा बढ़ा है। पहले 1,75,00,000 लोग जाते थे, अब 2 लाख लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सोशल स्कीम्स वगैरह हैं सरकार की, वो सोशल स्कीम सबके लिए है। यहाँ पर जो है हाँ सर जो सूफी सर्किट भी बना रही है गवर्नमेंट। आ, सूफी सर्किट के बारे में भी सर सूफी बता सर्किट प्रपोज्ड है और उसको बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन सूफी सर्किट जो है मतलब एक बड़ा मतलब बीच में आया था, बड़ी प्राथमिकता के रूप में आया था, जैसे रामायण सर्किट है या अन्य सर्किट है, तो उस तरीके से वो आया हुआ था। तो वो प्रपोज्ड है, बिल्कुल उसको हम वहाँ पर बोल सकते हैं। सर हज यात्रा बंद तो नहीं कर दी गई है? कौन सी? सर जो हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जा रही थी नहीं बीच नहीं में नहीं न्यूज आया था नहीं हज सब्सिडी में कटौती हुई है, लेकिन जो हज कोटा है वो बढ़ा दिया गया है। अच्छा हज सब्सिडी में कटौती। हाँ कोटा बढ़ा दिया है, मतलब जितने नंबर लोग जाएंगे वो बढ़ गया है वहाँ पर, वो चीज़ देखा गया है। और वक्फ बोर्ड जो है उसमें बड़े स्तर पर रिफॉर्म हुआ है यूपी में, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो जो है माना जाता है कि भाई वो मुस्लिम जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, वो उनके कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए ज़कात का रकम उनको दिया जाता था। वहाँ पर बड़े स्तर पर करप्शन हो रहे थे, तो उसका रीऑर्गेनाइजेशन जो है यूपी गवर्नमेंट ने किया है। ऐसे कई मुद्दे सर हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आधुनिकीकरण मदरसों का तो हो रहा था, बंद कर दिया गया है, इस पे सर अगर कुछ पूछा जाए, जैसे मुझे आज पूछा गया एक जगह, हाँ बिल्कुल, इसको कैसे नहीं हम कैसे देखते वहाँ हैं? पर बताएंगे कि देखिए हमारा जो संविधान है वह बोलता है, अनुच्छेद 28, कि जो इस तरीके के जो शिक्षण संस्थान हैं जो एक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और देनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए उनकी स्थापना भी की गई है। लेकिन ये राज्य के प्रशासन के अधीन होते हैं, यानी स्टेट जो है इनको एडमिनिस्टर कर सकता है। स्टेट एडमिनिस्टर करने का मतलब ही यही है कि स्टेट उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि वहाँ पर जो है शिक्षा और क्या बेहतर हो सकता है। धार्मिक शिक्षा तो वो देते रहेंगे, लेकिन धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आज जो हमारा ज़रूरत है, आधुनिक ज़रूरतें हैं, तो वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत पहली बेसिक नीड यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ये करने के पहले हमें जो है जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है कि जितने भी, और केवल ये मदरसों की बात नहीं है, हर धर्म के जो हैं इस तरीके से ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर वहाँ पर हो, गुरुद्वारा वहाँ पर हो, सबके द्वारा होता है। तो हमें जो है मॉडर्नाइजेशन तो ओवरऑल करने की ज़रूरत है ही। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू। सर ये गुड नाइट। हाँ उत्कर्ष, सर ये कल जो आपने आज बोला ये डिवीजन ऑफ स्टेट सर और कमिश्नरेट सिस्टम, ऐसे एक दो टॉपिक सर हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ यूपी का विभाजन मिस हुआ है, कमिश्नरेट सिस्टम, गंगा ठीक है, बिल्कुल गंगा पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।